नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आज मैं आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसका जो उद्गम हुआ था वो सिंधु नदी के पास हुआ था। इसके जो मैक्सिमम क्षेत्र हैं वो हमें सिंधु घाटी के सिंधु नदी के पास देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये हम क्रमवार से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका। भूमिका के बाद हम आगे देखेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उत्पत्ति के बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन। नेक्स्ट आर्थिक जीवन। अगला धार्मिक जीवन और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है, ये सभी टॉपिक में हम कवर करते हुए चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या व्यापम हो। ठीक है, बस क्वेश्चन के लेवल अलग अलग होते हैं। व्यापम या फिर पीएससी प्री में अगर देखें तो एक फैक्ट क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, बट मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछा जाता है जिसमें आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम अगर इसकी भूमिका पर चर्चा करें तो इसकी भूमिका में हम कुछ टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से नाम से जाना जाता है। नामकरण के बाद अगर अपन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है जिस पे हम कवर करते हुए चलेंगे। नामकरण की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। जैसे एक नाम मैंने आपको बताया सिंधु घाटी, दूसरा नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता, इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम नामकरण की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसका नामकरण सिंधु घाटी क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी के पास इसका विस्तार था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई है वो पुरातात्विक स्रोतों के हिसाब से हुई है। तो पुरातात्विक स्रोतों में नियम ये होता है कि जिस क्षेत्र को सबसे पहले खोजा जाता है उस क्षेत्र के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले क्षेत्र ढूंढा गया था वो था हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, अब इसका अगला नाम है नगरीय सभ्यता, भारत की ठीक है सबसे पहली नगरीय सभ्यता। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी पहली बार खोज हुई थी 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब हम इस 1920 से पहले के इस हड़प्पा के बारे में इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 1920 से पहले किसी ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जाना था। तो हाँ, ये बात सच है कि 1920 से पहले कोई ये नहीं जानता था कि हमारा इतिहास इतने साल पुराना इतिहास है। ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड देखें तो इसके टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग कालक्रम को लेकर अलग अलग बातें होती है। इतिहासकारों में हमेशा मतभेद का विषय रहता है, बट अगर हम देखें तो इसका टाइम पीरियड एक जो माना गया है वो 3500 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। ठीक है, बट इसके पहले हम देखते हैं तो 1920 से पहले जो हमारा इतिहास प्रारंभ होता था वो वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता था। ठीक है, तो अब हम इसके
विस्तार के बारे में थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सामने आया। तो अगर हम विस्तार के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन सन है 1826, ठीक है। 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों व टीलों को देखा गया था, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स मैसन के द्वारा सन 1826 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों व टीलों को देखा गया था, ठीक है। लेकिन एक और बात जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आधुनिक इतिहासकार हुए हैं, तो आधुनिक इतिहासकारों ने क्या किया, भारतीय इतिहास को एक अलग तरीके से डालने की, अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास जो प्रारंभ क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारतीय इतिहास वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। तो एक ग्रामीण सभ्यता में दुर्ग व टीलों का निर्माण, ठीक है, इसलिए दुर्ग व टीलों का निर्माण करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए चार्ल्स मैसन ने यह सोचा कि हो सकता है कि यहां पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। अगर हम देखें तो सिकंदर के आक्रमण की अगर हम बात करें तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, भारत के पंजाब क्षेत्र में, ठीक है। तो जब इसने पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया तो माना जाता है, चार्ल्स मैसन तो ये मानते हैं कि जब वो यहाँ पे पंजाब पर आक्रमण किया तो वो अपने रुकने के लिए यहाँ पर टीलों का निर्माण कराया होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर माना गया कि 1826 में जो टीले मिले गए हैं, इस टीलों का निर्माण इस टीलों का निर्माण अलेक्जेंडर ने किया होगा। तो यहाँ पर जो आपकी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो खोज का काम था वह रुक गया। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे जब हम देखते हैं तो 1853 की बात आती है। तो 1853 में हम देखते हैं कि 1853 में यहाँ पर भारत में एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो इस लॉर्ड डलहौजी ने भारत के विस्तार में रेलवे लाइन का काम प्रारंभ किया था, जिसके तहत भारत के लिए पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने की ओर। तो 1853 में क्या हुआ था कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो रेलवे लाइन बिछाने का काम जो चल रहा था उसमें पंजाब से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था। तब इसमें बंकन ब्रदर्स को कुछ अद्भुत प्रकार के ईंटें प्राप्त हुए थे, ठीक है। दो बंकन ब्रदर्स थे जिन्हें अद्भुत प्रकार के ईंटें प्राप्त हुए। इस ईंटों का आकार आधुनिक समय की ईंटों के आकार से बिल्कुल भिन्न था। तो एक उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है यहां पर कोई सभ्यता दबी हुई हो, लेकिन फिर से वह बात वही रुक गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सन 1862 में भारत में पुरातात्विक विभाग का निर्माण किया गया, ठीक है। पुरातात्विक विभाग का जब निर्माण किया गया तो पुरातात्विक विभाग का निर्माण करने के बाद भारत में पुरातात्विक स्रोतों पर जोर दिया गया, और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों पर जोर देने के बाद जगह जगह खुदाई प्रारंभ हुई, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब पुरातात्विक विभाग के हेड सर जॉन मार्शल बनते हैं, तब सर जॉन मार्शल ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के लिए या फिर इसके खुदाई के लिए दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के जो हेड थे राखल दास बनर्जी, जिन्हें उन्हें उत्खनन करता है या फिर उसके प्रमुख माना जाता है, तो इस दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने यहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। और खुदाई का कार्य प्रारंभ कराने के बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई कार्य प्रारंभ कराया, और खुदाई कार्य प्रारंभ कराने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले सन 1920 में एक क्षेत्र का हमें पता चलता है, जिस क्षेत्र का नाम था हड़प्पा। तो मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोत के हिसाब से जो क्षेत्र सबसे पहले मिलता है उस क्षेत्र के नाम पे उस सभ्यता का नाम रखा जाता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब नगरीय सभ्यता
नगरीय सभ्यता के बारे में, नगरीय सभ्यता अपने आप में एक विशाल टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम अगर इसकी विस्तार की बात करें तो इसको विस्तार को हम देखते हुए चलते हैं। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अगर हम इसके विस्तार को देखें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इन क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहां पर है आपका हड़प्पा क्षेत्र, मोहनजोदारो क्षेत्र, ठीक है, और ये आपकी है सिंधु नदी, जिसके क्षेत्र में, जिसके आसपास ये दो क्षेत्र हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, मोहनजोदाड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार को देखें तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो ये जैसे आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार है ना। इसके अलावा यह सिंधु सभ्यता, इसके जो कुछ समकालीन सभ्यताएं थी, तो समकालीन सभ्यता में अगर हम देखें तो इसके समकालीन 4 सभ्यता थी। एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थी आपकी मिस्र की सभ्यता, तीसरी थी आपकी चीनी सभ्यता, और चौथी समकालीन सभ्यता है आपकी सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपकी क्या बोलना चाहिए समकालीन सभ्यता थी। जो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता है ये आपके टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसा हुआ है। चीनी सभ्यता वांगहो नदी के तट पर बसा हुआ है। एंड आपका सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर। तो अगर हम देखें तो चारों सभ्यताओं में जो समानताएं हैं, ये सभी सभ्यताएं क्या हैं, आपके किसी न किसी नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सभ्यता के विस्तार होने में एक नदी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कभी कभी एक नॉर्मल फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये मैं आपको टॉपिक बताते हुए चलूंगा। सबसे यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है सुख्त गेंडोर, जो आज अफगानिस्तान में है, जो माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र आपका मांदा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता जो आपके अफ्रीका में विकसित हो रही थी, है ना, और आपकी जो चीनी सभ्यता है वो आपके चीन में विकसित हो रही थी, है ना। तो हम ये सब टॉपिक देखते हुए चलते हैं। तो इसलिए इतिहासकारों में मतभेद का ये एक विषय है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता डायरेक्ट कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता इनके विस्तार से ही भारत में स्थित हुई, इसलिए एक नगरीय सभ्यता बनी। परंतु आज के जो इतिहासकार हैं, जो आधुनिक दशक के अभी के जो इतिहासकार हैं, उनका मानना यह है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः भारत में ही विकसित हुई है। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के पीछे, इसके उत्पत्ति के पीछे जो कारण बताया वो एक क्षेत्र का नाम बताया जिसका नाम था मेहरगढ़। तो इस मेहरगढ़ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन से लेके नवीन मतलब मैच्योर पीरियड तक के कार्यकाल, मतलब इसके साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। तो मेहरगढ़ के जो साक्ष्य वो हमको 6000 ईसा पूर्व से पहले के प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो आधुनिक इतिहासकार है वो फोकस कर रहे हैं कि मेहरगढ़ से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र के पास है। तो यहीं से क्या हुआ था, ये सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी और बढ़ते हुए यह एक नवीन नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का चाबी कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रवेश की चाबी मेहरगढ़ को कहा जाता है। ये कभी कभी नॉर्मल फैक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवेश की चाबी किसे कहा जाता है, तो मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवेश की चाबी कहा जाता है ना। इसके बाद अगर हम आगे विस्तार को देखते हुए चलते हैं तो
इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल विकसित था। लेकिन लगातार, ये एक बात ध्यान रखिएगा, लगातार सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए अब यह आपका जो डेटा है वह मान्य नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किए जाते। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका विस्तार क्षेत्र पहला हुआ था। तो अब अगर हम बात करें तो आज के डेट में हम देखें तो आज के डेट में अगर हम देखें तो आज एक शहर से एक दूसरे शहर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा सुधार हो चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 5000 साल पहले की। तो 5000 साल पहले अगर हम देखते हैं तो एक सभ्यता का इतने बड़े क्षेत्र में विकसित होना और सभी जगह क्षेत्रों में सिमिलैरिटी का मिलना, जैसे कि हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों के क्षेत्र में लगभग 650 किलोमीटर का डिफरेंस मिलता है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट उसके बाद भी इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो यह प्रमाण करता है कि यह एक संस्कृति नहीं थी बल्कि यह एक सभ्यता थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण होने का साक्ष्य हमें इस बात से और मिलता है क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक शहर का जिसका नाम है उर, तो उर सभ्यता से हमें एक साक्ष्य पता चलता है कि उर सभ्यता से मेलुआ के साथ, मतलब उर क्षेत्र का मेलुआ क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था। तो इस मेलुआ क्षेत्र का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि इसे कहा जाता है कि सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी, लेकिन इसके सभी क्षेत्र सिंधु नदी के पास ही विकसित नहीं हुए थे। लगभग इसके बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें सिंधु घाटी के दूर दूर तक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे ये आभास होता है कि सिर्फ सिंधु नदी ही इनका मुख्य क्षेत्र नहीं था, सिर्फ सिंधु नदी इनका मुख्य जीने का साधन नहीं था, बल्कि ये अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कर चुके थे। जैसे हम देखते हैं तो इनका विस्तार कच्छ के रण में भी था। कच्छ का रण जो एक दलदली क्षेत्र है, बट उसके बाद भी वहां पर वो रह रहे थे और रहने के साथ साथ अपना व्यापार एवं वाणिज्य वो विकसित कर रहे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि इतने दलदली क्षेत्र में रहने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फल फूल रहे हैं, मतलब उनका सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में चर्चा किया, उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्यों इस सभ्यता को या फिर क्यों इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। बल्कि अगर हम इसके पहले का काल देखते हैं जिसमें आपके पाषाण काल आते हैं, ठीक है, तो पाषाण काल में नवपाषाण काल संस्कृति है ना, तो वहां पर संस्कृति का प्रयोग किया जा रहा है, बट इसके लिए सभ्यता का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन दो चीजों में क्या डिफरेंस है कि संस्कृति किसे कहा जाता है और सभ्यता किसे कहा जाता है। अगर एक नॉर्मल रूप से देखा जाए तो संस्कृति का ही एक विस्तार रूप सभ्यता होता है। संस्कृति जो हम डेली अपने जीवन में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज करते हैं वह चीज संस्कृति कहलाती है। इसके अलावा अगर उसी चीजों को अगर हम विस्तार रूप से करें तो वह आपकी सभ्यता में कहलाती है। जैसे कि हम बात करें विनिमय प्रणाली, तो विनिमय प्रणाली अपने नवपाषाण संस्कृति में भी देखने को मिलती थी, लेकिन विनिमय प्रणाली का उतना विस्तार नहीं हुआ था जितना हमें सिंधु घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे कि सिंधु घाटी में अगर विनिमय प्रणाली का हम इस बात करें तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम नवपाषाण कालीन में अगर बात करें तो नवपाषाण कालीन में व्यापार जो है इतना विस्तृत नहीं हुआ है जितना आपके सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो यहाँ पर जो नवपाषाण संस्कृति में विनिमय प्रणाली का जो यूज किया जा रहा है या फिर इसका जो प्रयोग किया जा रहा है वह अपने रोजमर्रा की जीवन के लिए किया जाता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो इसी विनिमय प्रणाली का प्रयोग एक अलग लेवल में, मतलब एक ऊंचे लेवल पे किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें तो इसका प्रमाण हमें मिलता है कि हड़प्पा से हमें विशाल प्रकार के अन्नागार देखने को मिलते हैं। अन्नागार देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ पर
अनाजों को भंडार करके रखा जाता था ताकि भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सके। मतलब इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पा जो वासी थे उनका उत्पादन इतना अधिक था कि वह इस उत्पादन का भंडार कर भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संस्कृति में विनिमय प्रणाली की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें यह एक और बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर कलाकृति का विस्तार होता है। कलाकृति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पे अगर हम देखें तो मरणोपरांत जीवन के बारे में भी सोचा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो बताती है कि अब यह संस्कृति से सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है संस्कृति और सभ्यता में। संस्कृति जहां पर हम उसे डेली रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, बट अगर हम उसे विस्तार रूप से करने जाएं तो वह एक सभ्यता का आकार ले लेती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो नवपाषाण संस्कृति जो एक ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति थी और धीरे धीरे यह शहरीकरण की ओर अग्रसर हो रही थी। लेकिन अगर हम सभ्यता की बात करें तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि संस्कृति से ही सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। इसके अलावा सभ्यता में अगर हम देखें तो राजनीतिक स्थिति, हालांकि हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो एक राजनीतिक स्थिति के बिना किसी सभ्यता का विकसित होना पॉसिबल नहीं माना जाता। लेकिन हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। अब यहां पर आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्या होती है? मतलब आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता नहीं कहा जाएगा। तो इतिहास को यहां पर साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, हिंदी में इसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये 3 पार्ट में बांटने के पीछे जो रीजन है, प्राक ऐतिहासिक काल, यहां हमें कोई भी लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। हमें कोई भी लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक काल जहां पर हमें लिखित साक्ष्य यहां पर भी प्राप्त होते हैं, बट इन दोनों में एक जो डिफरेंस है, लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त तो हुए हैं परंतु इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों ये एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन ऐतिहासिक काल में जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो उसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसके टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल का ही भाग है। उनका मानना यह है कि 600 ईसा पूर्व के बाद हमें लिखित साक्ष्य की जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको कल साक्ष्यों में बताया था कि 600 ईसा पूर्व के बाद हमें साक्ष्य की मात्रा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से जमाने में हमें सुविधा मिलती है। लेकिन उससे पहले का जो इतिहास है उसे क्रमबद्ध तरीके से जमाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोग कुछ इतिहासकार वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल का ही एक भाग मानते हैं। परंतु यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद है कि उनके इतिहासकारों का मानना यह है कि वेद वैदिक सभ्यता का ही प्रमाण है, इसलिए वेद के आधार पर वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में ना रखा जाए। तो ये मतभेद का विषय है, हम यहाँ पर चर्चा नहीं करते। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये एक सभ्यता है। देखो, एक सभ्यता की अगर हम बात करें तो सभ्यता में हम देखते हैं कि वहां पर लिखित साक्ष्य का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि लिखित साक्ष्य से हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजनीतिक स्थिति विद्यमान थी या नहीं थी, इसमें आज तक हमें कोई भी उचित साक्ष्य प्राप्त
नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसके कोई भी आपको साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं मिलते, और अगर हमें उपलब्ध मिलते भी हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आज अब तक हम इसका लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी साक्ष्य हमें मिलते हैं उसको हम लिखित में प्राप्त होता है, और इसे क्रमबद्ध तरीके से जमाना हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्राक ऐतिहासिक काल, जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य अवेलेबल है परंतु उसे पढ़ने में अभी तक हमको महारत हासिल नहीं हुई है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इसके बारे में हमें क्रमबद्ध जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आपका आद्य ऐतिहासिक काल का एक भाग माना जाता है। मिलने के पीछे जो प्रमाण है इससे ये पता चलता है कि विशाल अन्नागार होने के कारण यहाँ पर लोग अनाज का भंडार करके रखते थे, है ना। इसके अलावा अब सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति विद्यमान थी या नहीं थी, इसके बारे में हमने चर्चा किया भी कि यहाँ पे कोई भी हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए यह बता पाना पॉसिबल नहीं है कि उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति विद्यमान थी या नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। मैंने आपको बताया तो नगरीय सभ्यता होने के इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि यहाँ पर एक तो दुर्गों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं तो एक विशाल स्नानागार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो आपके सड़कें आपको समकोण पर एक दूसरे को कट करती थी। इसके अलावा ग्रिड नुमा आकृति की सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया गया था, है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे आज की स्थिति है सेम वैसी स्थिति उस समय भी विद्यमान थी। जैसे आज हम देखते हैं तो आज सड़कों पर चलने के लिए लाइट की व्यवस्था की गई है, उस समय भी जगह जगह लैंप लगाए गए थे ताकि रात्रि में भी यात्रा किया जा सके। तो इस प्रकार से पता चलता है कि यह एक नगरीय सभ्यता भी थी, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता में ये एक बेसिक सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज हम बस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसके बारे में हर एक डिटेल हम स्टार्ट करेंगे, हर एक क्षेत्र को हम एक पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं और जहाँ पे क्वेश्चन करने की संभावना है हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमने कौन से टॉपिक को कवर किया तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने इसके नामकरण को देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या समकालीन सभ्यताएं थी। अगर हम बात करें तो इसमें एक अगला टॉपिक जो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, हालांकि अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस में आपके चाहे वो PSC हो या UPSC हो, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, इन सब जीवन में ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक फैक्ट क्वेश्चन होते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से उठाए जाते हैं।